नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। नेशन एट 9 में आज बात करेंगे देश के तमाम खबरों के बारे में, पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक की खबरें आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबरों की शुरुआत करते हैं भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के भारत दौरे से, जहां आज उनके 3 दिवसीय भारत दौरे का दूसरा दिन है। अपने दौरे के दूसरे दिन वे आज दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ भूटान के विदेश मंत्री लियोम्पो टांडी दोरजी भी भारत पहुंचे हैं। भूटान के राजा की यह यात्रा दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय संबंधों को ध्यान में रखकर की जा रही है। इससे पहले भारत दौरे पर पहुंचे भूटान के राजा का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत किया। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के भारत दौरे पर उनका स्वागत करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि महामहिम का स्वागत करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। आपकी यात्रा भारत और भूटान के अनूठे संबंधों को और मजबूत करेगी। भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने हाल ही में डोकलाम विवाद को लेकर एक विवादित बयान दे दिया था। पीएम शेरिंग ने कहा कि डोकलाम सीमा विवाद में भारत और नेपाल के साथ ही चीन भी एक अहम साझेदार है। पीएम शेरिंग का यह बयान भारत की पारंपरिक नीति से अलग है। अगली खबर गुजरात से है, जहां बीते दिन राहुल गांधी ने निचली अदालत के फैसले को सूरत की सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने जमानत दे दी है। अब 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। सूरत की अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में प्रतिवादियों से 10 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। राहुल गांधी भी सुनवाई के लिए सूरत कोर्ट पहुंचे थे। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी सूरत पहुंची थी। साथ ही कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी सूरत पहुंचे थे। सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गई एक टिप्पणी के संबंध में दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में 23 मार्च को दोषी करार देते हुए 2 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं कांग्रेस नेताओं के सूरत पहुंचने पर बीजेपी ने हमला बोला। अब खबरों में रुख करते हैं दिल्ली का, जहां आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी। ये बैठक कांग्रेस मुख्यालय में होगी, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगाया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इससे पहले 124 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी। इसमें कांग्रेस ने राज्य के पूर्व सीएम सिद्धारमैया को वरुणा सीट से टिकट दिया है। हालांकि सिद्धारमैया अक्सर 2 सीटों से चुनाव लड़ते आए हैं। इस बार उन्होंने पार्टी को 3 सीटों का विकल्प दिया था, जिसमें उन्होंने बदामी, वरुणा और कोलार सीट मांगा था। पार्टी ने जब उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की तो उसमें सिद्धारमैया को वरुणा सीट से टिकट दिया गया। कर्नाटक कांग्रेस के सीनियर नेता सिद्धारमैया ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र वरुणा से ही की थी। ऐसे में विधानसभा चुनाव 2023 में उन्होंने इस सीट से मैदान में उतरने की मांग की पार्टी से की थी, वो भी तब जब उन्होंने साफ कर दिया है कि यह विधानसभा चुनाव उनका आखिरी चुनाव होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि पार्टी उनकी दूसरी मनचाही सीट पर मुहर लगाती है या नहीं। बता दें कि 10 मई को कर्नाटक के सभी सीटों पर एक साथ मतदान होगा। 13 मई को परिणाम आएंगे। खबरों में अब रुख करते हैं केरल का, जहां आज से तिरुवनंतपुरम में 3 दिनों तक महिला और बाल विकास मंत्रालय की दूसरी G20 सशक्तिकरण की बैठक होगी। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई 5 अप्रैल को बैठक में शामिल होंगे। बैठक का विषय महिला सशक्तिकरण, समानता और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए लाभदायक रखा गया है। 2014 में ब्रिस्बेन में हुए शिखर सम्मेलन में G20 के नेताओं ने मानव श्रम बल में लैंगिक असमानता को 2012 की तुलना में 2025 तक 25% घटाने का लक्ष्य रखा था। इससे ही 25 गुना 25 का ब्रिस्बेन लक्ष्य कहा जाता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि बैठक के दौरान कई और कार्यक्रम होंगे। पैनल चर्चाओं के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां विधान परिषद में मनोनीत कोटे की 6 सीटों पर 6 नेताओं को एमएलसी बनाया गया। इस लिस्ट में नृपेंद्र मिश्रा के बेटे समेत बेटे साकेत मिश्रा सहित 6 लोगों को शामिल किया गया है। राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए गए विधान परिषद के सदस्यों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर, पूर्व कैबिनेट सचिव नृपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा, रजनीकांत महेश्वरी, लालजी निर्मल, रामसूरत राजभर और हंसराज विश्वकर्मा शामिल हैं। आपको बता दें कि विधान परिषद में मनोनीत कोटे के 3 पद 29 अप्रैल 2022 और 3 पद
27 मई 2022 को खाली हुए थे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इन 6 नए सदस्यों की नियुक्ति का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। वर्तमान में 100 सदस्यीय उत्तर प्रदेश विधान परिषद में बीजेपी के 74 सदस्य हैं, जबकि प्रमुख विपक्षी दल सपा के 9, बीएसपी और अपना दल, सोनीलाल, निर्बल, इंडियन शोषित, हमारा दल, निषाद, जनसत्ता दल, लोकतांत्रिक और शिक्षक दल गैर राजनीतिक के 1-1 सदस्य हैं। इसके अलावा स्वतंत्र समूह और निर्दलीय के 2-2 सदस्य हैं। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है, जहां आज प्रयागराज कोर्ट में अतीक अहमद के नाबालिग बेटों की रिहाई को लेकर सुनवाई होगी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद का पूरा परिवार प्रयागराज से बाहर है। अतीक और उसका भाई जेल में बंद है, एक बेटा भी जेल में बंद है, वहीं पत्नी और एक बेटा फरार है। 2 नाबालिग बेटों को बाल सुधार गृह में रखा गया है। अब इसको लेकर अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने प्रयागराज के सीजेएम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। शाइस्ता की तरफ से दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि उनके दोनों नाबालिग बेटों को अवैध तरीके से हिरासत में रखा गया है। याचिका में नाबालिग बेटे एहजम और आबान की रिहाई की गुहार लगाई गई है। वहीं इससे पहले उत्तर प्रदेश एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में उमेश पाल हत्याकांड के सिलसिले में अतीक अहमद के बहनोई अखलाक अहमद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल को शूटरों के अखलाक ने फंडिंग की थी। उमेश पाल की हत्या में माफिया अतीक अहमद के बहनोई अखलाक अहमद की भी अहम भूमिका थी। अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में बीजेपी की वीर सावरकर गौरव यात्रा के कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को लेकर अहम टिप्पणी की। उन्होंने सावरकर के अंग्रेजों को पत्र लिखने वाले कथित विवाद को लेकर बयान दिया। फडणवीस ने दावा किया कि सावरकर की ओर से अंग्रेजों से माफी मांगने वाली बात गलत है। इसी के साथ फडणवीस ने यह भी बताया कि सावरकर ने अंग्रेजों को पत्र क्यों लिखा था। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा कि आपने कहा कि वीर सावरकर ने माफी मांगी और अंग्रेजों को पत्र लिखा। नहीं, ये बात गलत है। सावरकर ने पत्र लिखा क्योंकि वह जानते थे कि अंग्रेज उन्हें रिहा नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने लिखा कि मुझे रिहा मत करो, लेकिन उन बंदियों को रिहा कर दीजिए जिन्होंने आपके खिलाफ कुछ नहीं किया है। फडणवीस ने आगे कहा कि सावरकर के साथ जेल में कई वर्षों तक रहे रिश्तेदारों को महात्मा गांधी ने पत्र लिखा था और कहा था कि अन्य बंदियों को रिहा कर दिया गया। तब उन्होंने सावरकर से कहा था कि उन्हें भी अंग्रेजों से कह देना चाहिए कि आपने उन्हें रिहा किया, अब मुझे भी रिहा कर दें। खबरों में एक बार फिर रुख करते हैं दिल्ली की ओर, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर सीनियर सिटीजन्स को रेल किराए में दी जाने वाली छूट को दोबारा बहाल करने की अपील की है। केजरीवाल ने लिखा कि रेलवे का अगले साल का बजट 45 लाख करोड़ रुपए का है। बुजुर्गों को कंसेशन देने पर 1600 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसे खर्च करने से सरकार गरीब नहीं हो जाएगी। आपको बता दें कि सरकार ने 2020 में कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बाद सीनियर सिटीजन्स को रेल किराए में दी जाने वाली छूट बंद कर दी थी। भारतीय रेलवे 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के पुरुष यात्री को किराए में 40% और 58 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिला को 50% की छूट देता था। ये रियायतें मेल, एक्सप्रेस, राजधानी ग्रुप की ट्रेनों के सभी क्लास के किराए में दी जाती थी, लेकिन 20 मार्च 2020 को यह सुविधाएं बंद कर दी गई। हाल ही में संसद रेलवे की स्थायी समिति ने बुजुर्गों को दी जाने वाली रियायत को फिर से शुरू करने की सिफारिश की। अब रुख करते हैं आसाम का, जहां मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। हिमंता बिस्वा ने केजरीवाल के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा को अपने घर पर चाय और खाने के लिए बुलाया था। सीएम हिमंता ने कहा कि जब भी अरविंद केजरीवाल की ओर से आधिकारिक पत्र आएगा, मैं खाने पर चला जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि आप इतना झूठ कैसे बोलते हैं, यह कला आपने कहां से सीखी है। मैं बस उनके पत्र के इंतजार में हूं। सीएम बिस्वा ने आगे कहा कि केजरीवाल में दिल्ली विधानसभा में मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन मैं उन पर कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें नियमों के तहत संरक्षण प्राप्त है। मैंने उन्हें सदन के बाहर वही आरोप दोहराने की चुनौती दी थी और फिर मैं उन्हें अदालत में देखूंगा। अब रुख करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा के बाद राजनीतिक मामला तेज होता जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इन घटनाओं को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि अभी बंगाल बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसा हो गया है, हिंदू घर से निकले तो उन पर हमला होगा। दिलीप घोष ने हिंसा की घटनाओं को लेकर दावा किया कि सरकार को मालूम होते हुए भी कार्रवाई नहीं की गई।
जहां से अटैक हुआ, वहां पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने आगे कहा कि मस्जिद से अटैक हुआ था। वीडियो में लुंगी और टोपी वाले ही अटैक कर रहे थे, जबकि निहत्थे लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन बाकी लोग क्यों घबरा रहे हैं? इसका मतलब दाल में कुछ काला है। अब बात बिहार की करते हैं, जहां रामनवमी के मौके पर रोहतास जिले के सासाराम और नालंदा जिले के बिहार शरीफ में हुई हिंसा का मामला सोमवार को विधानसभा में गूंजा। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने पोस्टर लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, बीजेपी के विधायकों ने मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। विपक्ष ने जहां सत्ता पक्ष पर हिंसा से निपटने में नाकाम रहने और तुष्टीकरण का आरोप लगाया, वहीं सत्ता पक्ष ने हिंसा के लिए बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद जब 2 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही एक बार फिर से बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। खबर मध्य प्रदेश से अब है, जहां आज सीएम शिवराज सिंह चौहान खंडवा में महिला सम्मेलन में शामिल होंगे। कार्यक्रम में करीब 600 बसों के जरिए 1 लाख महिलाओं को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए आंगनबाड़ी वर्कर को टास्क दिया गया है। सीएम के आने और जाने के लिए 2 जगह हेलीपैड बनाए गए हैं। आयोजन में कोई चूक या कमी न हो, इसके लिए अधिकारी लगातार सभा स्थल पर ही बैठक कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर 2 बजे के करीब सेंट्रल स्कूल में बने हेलीपैड पर उतरेंगे। यहां से सीधे रतागढ़ महिला सम्मेलन में शामिल होने के बाद सीएम सबसे पहले इंदिरा चौक पर बीजेपी ऑफिस जाएंगे। इसके बाद सरस्वती शिशु मंदिर बैकुंठ नगर में संघ के पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद सीएम दादाजी मंदिर धाम पहुंचेंगे। इस दौरान शहर में उनके रोड शो का भी कार्यक्रम है। खबरों में अब रुक करते हैं हरियाणा की ओर, जहां बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद मंत्री अनिल विज ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की जरूरत है। अधिकारियों को इसकी सख्ती से पालना करवानी होगी। जहां भी 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ है, शादी बारात या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम, उन्हें मास्क पहनना जरूरी है। इस निर्देश का जरूरी तरीके से पालन करवाया जाए। अनिल विज ने बताया कि टेस्टिंग बढ़ाई गई है। वर्तमान में राज्य में 724 एक्टिव मरीज हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अस्पताल में भर्ती नहीं है। बीते 24 घंटे में 203 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। हरियाणा के 3 जिले ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां हालात ज्यादा खराब हैं। इनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला शामिल हैं। गुरुग्राम में 99, फरीदाबाद में 30 और पंचकुला में 24 नए केस सामने आए। अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां महिला निधि के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को उपलब्ध कराए जाने वाले ऋण पर 8% ब्याज अनुदान मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। गहलोत ने इसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 12 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को 2 साल की अवधि के लिए उपलब्ध होने वाले 1 लाख रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इस निर्णय से समूह की महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक उन्नति मिलेगी। साल 2023-24 के बजट में की गई घोषणा की अनुपालना में यह स्वीकृति दी गई है। बता दें कि अशोक गहलोत ने राज्य के स्वयं सहायता समूहों के वित्तीय प्रबंधन के लिए पिछले साल 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के अवसर पर राजस्थान महिला निधि की शुरुआत की थी। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां बिहार और पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोला है। राहुल गांधी के समर्थन के लिए सूरत रवाना होने से पहले सीएम ने कहा कि बीजेपी बिहार और पश्चिम बंगाल में हुड़दंग कर रही है। बड़ी बात यह है कि अभी तक पीएम और गृह मंत्री की इस मामले में कोई अपील नहीं आई है। बीजेपी के कांग्रेस फाइल्स के वीडियो पर टिप्पणी करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें कांग्रेस के 70 साल का भ्रष्टाचार बताया गया है। उन्होंने बड़ी चतुराई से अपने शासनकाल के समय को भी जोड़ दिया। अगली खबर पंजाब से है, जहां जेल से रिहा होने के बाद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने मानसा में सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मुलाकात की। उनके साथ पार्टी के कुछ नेता भी थे। क्रिकेट खिलाड़ी से राजनेता बने सिद्धू 1988 के एक रोड रेस के मामले में करीब 10 महीने की सजा काटने के बाद शनिवार को पटियाला जेल से बाहर आए थे। रोड रेस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से 1 साल की सजा सुनाए जाने के बाद सिद्धू ने पटियाला की एक अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया था। रोड रेस मामले में जेल से बाहर आए पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की केंद्र व राज्य सरकार ने सिक्योरिटी को कम कर दिया है। जेल से निकलते ही उनकी सिक्योरिटी Z+ से घटाकर Y+ कर दी गई है।
इसके बाद उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मान सरकार पर सिक्योरिटी के बहाने हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार उनकी ही हत्या करवाना चाहती है। चलिए खबरों में एक बार फिर से रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम बहुजन समाज में सेंध लगाने नहीं, बहुजन समाज को बांधने वाले हैं। रायबरेली में मान्यवर कांशीराम महाविद्यालय में बीएसपी संस्थापक कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद समारोह को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हम बहुजन समाज में सेंध लगाने नहीं, बहुजन समाज को बांधने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आज हम सब दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक और संविधान को बचाने का संकल्प लेते हैं। आपको बता दें कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पार्टी की विशेष बैठक में बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर बसपा को कमजोर करने के लिए दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया था। मायावती ने कहा था कि विरोधी दल उत्तर प्रदेश में बसपा को कमजोर करने के साथ साथ दलितों को गुमराह करके उन्हें पार्टी आंदोलन से अलग करने की साजिश रचती है। अगली खबर पंजाब से है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वस्थ और खुशहाल पंजाब के निर्माण के लिए जन अभियान पैदा करने के उद्देश्य से सीएम की योगशाला की शुरुआत करने का ऐलान किया है। एक वीडियो मैसेज में मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि भारत की शानदार प्राचीन रिवायतों के सुमेल से यह योगशालाएं शारीरिक और मानसिक तौर पर पंजाबियों को स्वस्थ बनाने में सहायक सिद्ध होंगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत अमृतसर, फगवाड़ा, पटियाला और लुधियाना के शहरों में की जाएगी, जहां प्रशिक्षित योगा इंस्ट्रक्टर खुले पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में लोगों को मुफ्त योगा प्रशिक्षण देंगे। सीएम मान ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य स्वस्थ, खुशहाल और प्रगतिशील पंजाब का निर्माण करने के लिए लोगों की अधिक से अधिक हिस्सेदारी के द्वारा जन अभियान को यकीन बनाना है। योग की महत्ता का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि योग शारीरिक तंदुरुस्ती और मन को मजबूत रखता है। भगवंत मान ने कहा कि वह खुद रोजाना सुबह के समय योगा करते हैं। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को तन मन की तंदुरुस्ती के लिए योग को रोजाना की जिंदगी में हिस्सा बनाना चाहिए। अब खबर दिल्ली से। आबकारी नीति में आरोपी मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मनीष सिसोदिया को एक बार फिर कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली के शराब नीति केस में जेल में बंद मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत फिर से बढ़ा दी गई है। दरअसल तिहाड़ जेल में बंद आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सोमवार को 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई, यानी कि अब मनीष सिसोदिया 13 अप्रैल तक जेल में ही रहेंगे। सोमवार को सिसोदिया को कोर्ट में पेश करने के बाद सीबीआई की ओर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि जांच अहम मोड़ पर है, इसलिए हम सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग करते हैं। इससे पहले भी जांच को अहम मोड़ पर बताकर सिसोदिया को हिरासत में भेजा गया था। अगली खबर हरियाणा से है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल हाई कोर्ट के जज के बारे में अपनी टिप्पणी के कारण विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। सीएम मनोहर लाल के बयान की जमकर आलोचना की जा रही है। दरअसल सीएम खट्टर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक हाईकोर्ट जज के माथे की गड़बड़ी ठीक करने की बात कह रहे हैं। हालांकि मनोहर लाल ने सोमवार को इस बयान को अस्वाभाविक टिप्पणी बताते हुए खेद जताया। दरअसल सीएम मनोहर लाल रविवार को भिवानी में थे। इस दौरान जनसंवाद में युवाओं के सवाल जब युवाओं ने किया पुलिस भर्ती की नियुक्ति अभी तक क्यों नहीं हुई है, इसके जवाब में सीएम ने कहा कि आप में से कुछ हैं जो कोर्ट चले गए, जिस पर जज ने स्टे दे दिया है। एक जज हैं, उनके माथे में कुछ गड़बड़ है, उनको ठीक करेंगे। करीब 3000 ज्वाइनिंग हो गई है, बाकी को भी जल्द करा देंगे। अगली खबर तेलंगाना से है, जहां हैदराबाद में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने जयपुर ब्लास्ट केस, नासिर जुनैद हत्याकांड और अजमेर दरगाह ब्लास्ट को लेकर अशोक गहलोत से कई सवाल भी पूछे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने जयपुर ब्लास्ट केस में एटीएस के अधिकारी पर गंभीर सवाल उठाए थे। अदालत ने कहा कि कई सबूत जाली दिखाई देते हैं, जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अशोक गहलोत सरकार जांच करने के बजाय अपील करना चाहती है। कांग्रेस के यूएपीए प्रेम की वजह से न जाने कितने ही हजारों मासूम मुसलमानों की जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि वे लोग जो जयपुर में सेमिनार करके मोहब्बत की दुकान लगा रहे थे, उनका स्टैंड क्या है। खबरों में रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर, जहां मार्च महीने में सूबे में सामान्य से 41% कम बारिश हुई। आमतौर पर 1 से 31 मार्च के बीच प्रदेश में 113.4 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार 66.8 मिलीमीटर बारिश ही रिकॉर्ड की गई है। इस दौरान चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में सूखे जैसी स्थिति बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार सिरमौर, बिलासपुर और सोलन में सामान्य से ज्यादा और कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, ऊना और शिमला जिले में सामान्य बारिश हुई है। प्रदेश में बीते माह 21 मार्च को सबसे ज्यादा 22 सेंटीमीटर बर्फबारी
खदरारा में और सिरमौर के पच्छाद में 21 मार्च को सबसे ज्यादा 94 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। प्रदेश में इस साल नवंबर महीने के बाद से ही अब तक नॉर्मल से कम बारिश हुई। अगली खबर कर्नाटक से, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने टिकट की मांग को लेकर बेंगलुरु में पार्टी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यालय में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा और वे सभी टिकट को लेकर नारेबाजी भी करने लगे। वहीं इस बारे में कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सलीम अहमद ने कहा कि हमारे टिकटों की बहुत मांग है। 4 मार्च को सीईसी की बैठक है और बैठक में 4 अप्रैल को बैठक है और बैठक में हम इस पर चर्चा को करेंगे और इसे अंतिम रूप देंगे। साथ ही हमें एक सर्वेक्षण रिपोर्ट मिल रही है और जो सबसे अच्छा दावेदार होगा उसे टिकट मिलेगा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 10 मई को होने हैं और 13 मई को नतीजे आएंगे। अगली खबर तेलंगाना से है। वाईएसआरटीपी की नेता वाईएस शर्मिला ने युवाओं और बेरोजगारों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए TSAY की स्थापना का प्रस्ताव रखा। शर्मिला ने कहा कि टी-सेव सभी राजनीतिक दलों के लिए एकजुट होने और राज्य के बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए एक संयुक्त मंच होगा। अगली खबर केरल से है, जहां कोझिकोड में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया। कोझिकोड में एक एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने को लेकर हुए झगड़े में शख्स ने यात्री को आग लगा दी। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक आग में कई लोग झुलस गए और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। अगली खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां विजयवाड़ा में IIFL जीतो अहिंसा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया, जहां PT उषा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। अगली खबर ओडिशा से है, जहां बेरहामपुर शहर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। 12 कुत्तों ने स्कूटी का पीछा किया, जिसके बाद महिला स्कूटी भगा रही थी और कार से जा टकराई। इसका वीडियो सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। अप्रैल महीने के लगभग हर दिन सुबह और शाम को बादलों की गड़गड़ाहट के साथ हल्की और मध्यम बारिश देखने को मिल रही है। दिल्ली NCR में आज भी जमकर बारिश हुई। अगली खबर तमिलनाडु से है, जहां चेन्नई में खेले गए मुकाबले में 4 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 16 के छठे मैच में कल लखनऊ को 12 रनों से हरा दिया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।